अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुशी आपके साथ है अपने आज के व्लॉग के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं तकरीबन 10 दिन बाद वीडियो बना रही हूँ। काफ़ी लंबा वक्फ़ा आ गया। मैं अपने मैके चली गई थी और इरादा तो था कि वहाँ से भी ये काम करूँगी। रेगुलर ना भी हो सका तो एक आध दिन के वक्फे से वीडियो अपलोड करती रहूँगी, लेकिन इतनी मसरूफियत थी वहाँ पे कि मैं बिल्कुल नहीं कर सकी। और नज़ला ज़ुकाम, सारा गले की ख़राबी, वो सब भी चल रहा था साथ साथ। तो काफ़ी दिन बाद आज मैं हाज़िर हूँ। वो जो दरमियान में एक छोटी सी वीडियो की है वो जाने से पहले ही बनी हुई थी, तो 2 दिन लग के वो भी अपलोड हुई क्योंकि नेट का भी इशू हो गया था। तो काफ़ी दिन बाद मैं आपके साथ आज फिर हाज़िर हूँ। अपनी स्टोरी को हम कंटिन्यू करते हैं। आतिशे खिरमन हम सुना रहे। एक छोटा सा रिव्यू पेश करती हूँ स्टोरी का, क्योंकि काफ़ी दिन बाद नेक्स्ट एपिसोड इसका अपलोड हो रहा है। तो इसमें एक बदकिस्मत मुसाफिर कत्ल हो गया, जिसके बारे में मलिक सफ़दर हयात की छानबीन से सामने आया कि वो बाहर से किसी और इलाके से आया था। वो मकामी शख्स नहीं था और उसके साथ कोई लड़की भी थी। वो आया, ट्रेन से उतरा, उसे एक रेस्ट हाउस पर ड्रॉप किया एक तांगे वाले ने, कोचवान ने, और वहाँ पर रेस्ट हाउस में स्टे किया उसने। रेस्ट हाउस के चौकीदार ने जो कुछ बताया उसके मुताबिक कोई गड़बड़ थी। उस लड़की को वो घर से भगा कर लाया था, या लगता नहीं था देखने में कि वो उसकी बीवी है। कुछ मसला था और उनके पीछे फिर एक और शख्स आया उन्हें ढूंढता हुआ, जो कि अपने हुलिये से, अपनी वज़ाकता से बदमाश टाइप, झगड़ालू टाइप, थोड़ा इस किस्म का लग रहा था, हाथ चोट सा बंदा। और अब वो आया, वो उस लड़की का भाई था, उसका बाप था, वो कौन था और फिर आगे क्या सीन हुआ कि ये बंदा जो मकतूल है जमील फ़ारूकी, इसके कत्ल की नौबत आ गई। और कहाँ पर कत्ल हुआ, क्योंकि जिस जाए वक़ुआ जो थी वहाँ पर लाश के इर्द गिर्द कुछ भी ज़रा सा भी खून नहीं था। साफ लग रहा था कि कत्ल कहीं और हुआ और लाश को वहाँ जंगल में फेंक दिया गया। तो हम आगे चलकर देखते हैं कि रेस्ट हाउस के चौकीदार ने और क्या बताया। मैं वाकई इस बारे में कुछ नहीं जानता जनाब, वो सादा से लहजे में बोला। फिर कुछ देर सोचते हुए पूछने लगा, आपको जमील फ़ारूकी की लाश कब मिली है? 25 जुलाई की सुबह। ओह, उसने इत्मीनान बख्श सांस खारिज की। जनाब, इस तारीख को तो मैं अपने गांव चला गया था। मैंने सख्त लहजे में पूछा, तुम वहाँ क्या करने गए थे? जनाब, मेरी माँ काफ़ी अरसे से बीमार है, उसने मस्कीन सी सूरत बनाकर कहा। मैंने पहले तो यही सोचा था कि जमील फ़ारूकी और नरगिस के जाने के बाद अपने गांव जाऊंगा, लेकिन जब वो अचानक गायब हो गए और एक रोज़ के इंतज़ार के बाद भी वापस ना आए तो मैं अपने गांव रवाना हो गया। तुमने ये नहीं सोचा कि अगर वो तुम्हारी गैर मौजूदगी में वापस आ गए तो उन्हें कितनी परेशानी होगी? सोचा था जनाब, वो बेचारगी से बोला, लेकिन बीमार माँ का ख्याल बार बार आता था, इसलिए मजबूर होकर मैंने रेस्ट हाउस को बंद किया और माँ को देखने गाँव चला गया। तुम वापस कब आए हो? मैंने पूछा। उसने जवाब दिया, एक दिन वहाँ गुजार के मैं 27 जुलाई को वापस आ गया था। यहाँ आकर तुम्हें जमील फ़ारूकी के कत्ल के बारे में कुछ पता नहीं चला? गांव से वापस आकर मैं रेस्ट हाउस ही में रहा हूँ, उसने बताया। मैं कस्बे की तरफ गया ही नहीं, ना ही वहाँ से कोई शख्स इधर आया। शायद इसीलिए मैं जमील फ़ारूकी को पेश आने वाले हादसे से बेखबर रहा हूँ। क्या आपने इसके कातिल को गिरफ़्तार कर लिया है? कहीं लियाकू ही ने तो। उसने जुमला अधूरा छोड़कर मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, जमील फ़ारूकी के कातिल की तलाश जारी है और इसके लिए हमें तुम्हारे ताउन की ज़रूरत है। मैं हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ जनाब, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। गुलाम कादिर, अगरचे हमें जमील फ़ारूकी की लाश 25 जुलाई की सुबह को मिली है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत 23 जुलाई की रात 10 और 11 बजे के दरमियान वाक़या हुई थी। ये वही रात है जब लियाकू इस रेस्ट हाउस में पहुंचा था। अब तुम बताओ हकीकत क्या है?
वो खासा परेशान नज़र आने लगा। गुलाम कादिर के तासरात और रवैये ने मुझे तज़ब्ज़ब में मुब्तला कर दिया था। कभी वो मुझे बिल्कुल मासूम और बेगुनाह नज़र आने लगता और कभी यूँ महसूस होता था जैसे वो मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो। मैं किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। उसने मेरे सवाल का जवाब देते हुए बताया, जनाब हकीकत क्या है ये तो खुदा ही जानता है। मुझे तो वो लियाकू नामी शख्स खासा ख़तरनाक लगा था। तुम्हारे ख्याल में लियाकू ही ने जमील फ़ारूकी को कत्ल किया होगा? मुझे तो ऐसा ही लगता है जनाब, वो जल्दी से बोला। उसके तेवर मुझे खासे बिगड़े हुए नज़र आते थे। मैं गहरी सोच में डूब गया। फिर पूछा, गुलाम कादिर, याद करने की कोशिश करो। 23 जुलाई की रात तुमने कोई गैर मामूली बात नोट की थी? वो बेजारी से बोला, मैंने जो कुछ देखा, महसूस किया और सुना वो सब आपको बता चुका हूँ। इसके सिवा मुझे और कोई बात मालूम नहीं है। इस रात में ऐसी गहरी नींद सोया था कि सुबह ही आँख खुली थी। इस वक्त तक वो तीनों रेस्ट हाउस से गायब हो चुके थे। एक लम्हे को रुक कर उसने इजाफा किया, मलिक साहब, अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आया तो जिस तरह चाहें तस्दीक कर लें। ऐसा इन्हें कड़े लहजे में कहा, हम तुम्हारे बयान की तस्दीक के लिए तुम्हें हवालात में बंद भी कर सकते हैं। वो सादगी से बोला, अगर इस तरह आपकी तसल्ली होती है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। फिर उसने मासूमियत से दोनों बाजू मेरे सामने फैला दी। मलिक साहब, अगर आप मुझे हथकड़ी लगाना चाहें तो मेरे हाथ हाजिर हैं। फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है गुलाम कादिर, मैंने कदरे नरम लहजे में कहा। अगर किसी मरहले पर यह साबित हुआ कि तुमने मुझसे गलत बयानी की है या दानिस्ता हक़ाइक़ छुपाने की या बिगाड़ने की कोशिश की है तो मैं किसी रूह रियायत से काम नहीं लूँगा और तुम्हारा वो हशर करूँगा कि दुनिया देखेगी। वो सहम गया और जल्दी से हाथ पीछे हटा लिए। मैंने उससे पूछा, गुलाम कादिर, रेस्ट हाउस में काम करने वाले तीनों अफराद अचानक गायब हो गए थे। लियाकू के बारे में तो तुम्हें बताया गया था कि वो 24 जुलाई की सुबह वापस चला जाएगा, लेकिन जमील फ़ारूकी और नरगिस के बारे में तो तुम्हें तशवीश होना चाहिए थी। वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही बोल उठा, जनाब, मैंने 24 जुलाई का पूरा दिन उन्हें तलाश करने की कोशिश की थी। जब वो वापस नहीं आए थे तो तुम्हें थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए थी। मैंने कदरे खसीले लहजे में कहा, मगर बजाय थाने का रुख करने के तुम अपनी माँ से मिलने गाँव रवाना हो गए। जनाब, इस गलती के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, नदामत आमेज़ लहजे में बोला। माँ की बीमारी ने मुझे ज़हनी तौर पर बहुत परेशान कर रखा था। मुझे चाहिए था कि पहले थाने आकर आपको इत्तला देता, लेकिन मेरी मत मारी गई थी कि सीधा गाँव चला गया। तुम्हारा ताल्लुक़ किस इलाके से है? मैंने पूछा। उसने जवाब दिया, रिनाला खुर्द से। रिनाला खुर्द तो बहुत बड़ा इलाका है। मैंने कहा, रिनाला खुर्द में कहाँ रहते हो? चक 29। चक 29 में किस तरफ? टाहली वाले खूह के पास। मैंने उसके गांव का नाम पता अपनी डायरी में नोट करने के बाद पूछा, तुम्हारा बाप क्या करता है? गुलाम कादिर ने जवाब दिया, मेरा अब्बा फ़ौत हो चुका है। घर में तुम्हारी माँ के अलावा और कितने अफराद रहते हैं? मेरी छोटी बहन है, उसने बताया। उसका नाम फिरदौस है। वो बीमार माँ की देखभाल करती है। अगरचे उसकी उम्र अभी 12 साल ही है, लेकिन वो घर का तमाम काम काज करना जानती है। मैंने पूछा, तुम्हारी माँ का क्या नाम है? हनीफ़ा बीबी, उसने जवाब दिया। तुम्हारी माँ को क्या बीमारी है? उसे सांस का मर्ज़ है। मैंने कहा, यह तो बड़ा ख़तरनाक मर्ज़ है, किसी वक्त भी मरीज़ की हालत अचानक ख़राब हो सकती है। तुम रिनाला खुर्द से इतनी दूर यहाँ पड़े हो, तुम्हें चाहिए कि किसी करीबी इलाके में अपना तबादला करवा लो। जी, मैंने कोशिश तो बड़ी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ चौकीदारी करते हुए कितना अरसा हुआ है? पूरे 8 साल हो गए हैं जनाब, उसने 8 उंगलियाँ हवा में उठाते हुए कहा। इससे पहले मैं किला तारा सिंह दीपालपुर में था। मैंने कहा, अगर तुम अपनी बीमार और बूढ़ी माँ के करीब नहीं रह सकते तो अपनी माँ और छोटी बहन को ही अपने पास बुला लो। मैंने बहुत कोशिश की है जनाब, लेकिन माँ नहीं मानती। वो बेबसी से बोला। माँ का कहना है जिस गांव में उसके खाविंद रुस्तम अली की हड्डियाँ दफन हैं, वो इस जगह को कैसे छोड़ सकती है? मैंने चौकीदार गुलाम कादिर के निजी मामलात को समेटते हुए अचानक सवाल किया, गुलाम कादिर, तुम्हें यह तो मालूम ही होगा कि जमील फ़ारूकी और उसकी बीवी नरगिस का ताल्लुक़ किस इलाके से था? ना मैंने पूछा और ना ही उसने बताया, गुलाम कादिर ने जवाब दिया। रेस्ट हाउस में आकर ठहरने वाले सरकारी अफसर इस बात को पसंद नहीं करते कि उनके ज़ाती मामलात में दिलचस्पी ली जाए। मुझे तो एक बार तक तजर्बा हो चुका है, इसलिए ख़ासा मोहतात रहता हूँ। अपने नाम भी उन्होंने खुद ही बता दिए थे, वरना मैं तो उन्हें साहब जी और बेगम साहिबा कहकर मुखातिब कर रहा था। गुलाम कादिर, तुमने थोड़ी देर पहले बताया था कि जमील फ़ारूकी और नरगिस के गायब होने के बाद तुमने उनका सामान एक कमरे में बंद कर दिया था। मैंने मुतदिल लहजे में कहा, मैं वो सामान देखना चाहता हूँ।
ज़रूर देखें जनाब, वो सामान उनके कमरे में ही रखा हुआ है। मैं और एएसआई सदाकत हुसैन चौकीदार ग़ुलाम कादिर के साथ उस कमरे में पहुँचे जहाँ चंद रोज़ कबल मकतूल जमील फ़ारूकी और उसकी मुबीना बीवी नरगिस ने क़याम किया था। वो एक आम साइज़ का बेडरूम था। कमरे के वस्त में एक बड़े साइज़ की मसहरी बिछी हुई थी। मसहरी की चादर से महसूस होता था जैसे वहाँ सोने वाला अभी अभी उठा हो। कमरे के कोने में वो दोनों अटैची केस मौजूद थे जिनका जिक्र पहले फूरी और बादेजा चाचा फ़ीका ने किया था। दोनों अटैची केस खुले हुए थे, यानी उनमें ताला नहीं लगाया गया था। मैंने एक अटैची केस खोल कर अंदर झाँका। उसमें ज़नाना मलबूसात भरे हुए थे। 2-3 ज़ेवरात के डब्बे भी थे, लेकिन उनके अंदर ज़ेवर मौजूद नहीं था। उसके अलावा औरतों के इस्तेमाल की छोटी मोटी चंद दीगर अशिया भी थी। वाज़े तौर पर वो नरगिस का अटैची केस था। मैंने अटैची केस की जेबों में हाथ डालकर उन्हें भी चेक कर लिया, लेकिन कोई काबिल ज़िक्र चीज़ बरामद ना हो सकी। मैंने वो अटैची केस बंद करके दूसरा खोल लिया। उस अटैची केस में चंद जोड़े मर्दाना इस्तेमाल के थे, जिनमें एक शलवार कमीज़ के अलावा 3 पतलूनें और 4-5 शर्ट्स शामिल थी। अलावा जी एक धुला हुआ तौलिया, चंद जेबी रुमाल, मोज़ो के 2 जोड़े और शेविंग का सामान भी नज़र आ रहा था। मज़कूरा अटैची गुंजाइश के एतबार से नरगिस वाले अटैची केस से कदरे बड़ा था। इस अटैची केस की एक जेब से मुझे एक करामत चीज़ मिल गई। ये रेलवे के 2 टिकट थे। मैंने इन टिकटों का बखूर जायज़ा लिया। टिकट 20 जुलाई के सफ़र के लिए जारी किए गए थे, जो हवेली लखा ज़िला ओकाड़ा से कंगनपुर ज़िला कसूर तक करामत थे। जमील फ़ारूकी के अटैची केस से इन टिकटों के मिलने का वाज़ेह मतलब यही था कि इन दोनों ने मुबैना मियाँ बीवी ने इन्हीं टिकटों पर सफ़र किया था। मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि वो कंगनपुर जाने के बजाय अटारी रेलवे स्टेशन पर क्यों उतर गए थे। बहरहाल ये पता चल गया था कि इन दोनों का ताल्लुक़ हवेली लखा या गिरदोनवा के किसी इलाके से था। मैंने वो दोनों टिकट अपनी जेब में डाल लिए और कमरे में मौजूद दीगर चीज़ों का जायज़ा लेने लगा। मसेरी के नीचे एक मर्दाना चप्पल और 2 ज़नाना सैंडल पड़े हुए थे। कमरे की एक दीवार में 2 पट वाली एक चौबी अलमारी नस्ब थी। मैंने वो अलमारी खोल कर देखी। उसके अंदर चंद दवाओं वाली शीशियाँ, इस्तेमाल शुदा बेड, 2 कंघे, खुशबूदार तेल की बोतल और एक आईना वगैरह रखा हुआ था। यकीनन ये सामान मकतूल जमील फ़ारूकी और नरगिस ही का था। मैंने कमरे में मौजूद अशिया की एक फहरिस्त मुरतब की और ग़ुलाम कादिर को हुक्म दिया कि वह दोबारा कमरे को बंद कर दे। उसने मेरे हुक्म की तामील की। मैंने रेस्ट हाउस से रुखसत होने से पहले ग़ुलाम कादिर से तनबीही लहजे में कहा, ग़ुलाम कादिर, अभी तो मैं जा रहा हूँ, ज़रूरत पड़ी तो फिर आऊँगा। तुम किसी वक्त थाने आकर अपना बयान लिखवा देना। आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा सरकार। और हाँ, इस दौरान में अगर तुम्हें नरगिस या लियाकू के बारे में कोई सुनगुन मिले तो पहली फुर्सत में मुझे आगाह करना। मैंने कहा। वो फरमाबरदारी से बोला, बिल्कुल जनाब, आप फ़िक्र ना करें, मैं आपके हुक्म के मुताबिक अमल करूँगा। मैंने उसे आखिरी ताकीद की, ग़ुलाम कादिर, जब तक जमील फ़ारूकी के कत्ल का मुअम्मा हल नहीं हो जाता तुम मुझे इतला दिए बगैर इलाके से बाहर नहीं जाओगे। ये बात अच्छी तरह याद रखना। बेहतर जनाब, मैं याद रखूँगा। इस रोज़ जब हम रेस्ट हाउस से बाहर निकले तो दिन के तकरीबन 12 बज चुके थे। कुछ देर पहले ही सूरज निकला था, लेकिन आसमान पर दबीज़ घटाएं बदस्तूर मौजूद थी। अभी हम वापस थाने नहीं पहुंचे थे कि अचानक बूंदाबांदी शुरू हो गई। फिर देखते ही देखते मूसलाधार मींह बरसने लगा। सावन की बरसात इसी तरह आंख मचोली खेलती है। वो तो खैरियत गुजरी कि हम अपने साथ छतरियाँ लेकर थाने से निकले थे, वरना शराबूर वापस लौटते। हमारी वो एहतियात काम आ गई थी। चाचा फ़ीका ने अपना सजीला तांगा थाने की चौहदी के अंदर दाखिल किया और अंदरूनी इमारत के बिल्कुल सामने जाकर रोका। हम छलांगे लगाकर नीचे उतर आए। फ़ीका कोचवान ने इस्तफसार किया, और कोई हुक्म सरकार? मैंने अपनी जेब ख़ास से 5 रुपये का एक नोट निकाल कर उसकी जाने बढ़ा दिया। ये रख लो चाचा, हमारी वजह से तुम्हारा आधा दिन ज़ाया हो गया है। मैं तो आपका खादिम हूँ जनाब, फ़ीका कोचवान ने मुतज़ब्ज़ब लहजे में कहा और नोट की जानिब हाथ नहीं बढ़ाया। इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत है? वो मस्कीन सी सूरत बनाकर बोला, कोई और खिदमत हो तो बताएं। तकल्लुफ़ तुम कर रहे हो चाचा, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। तुम्हें ये नोट लेना ही पड़ेगा। मेरी तरफ से अपने घोड़े की सजावट का सामान ख़रीद लेना, और हाँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो तुम्हें मज़ीद खिदमत का मौका भी देंगे। थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद उसने मेरे हाथ से नोट लेकर अपनी जेब में डाल लिया और ममनूनियत से लबरेज़ लहजे में कहा, मैं इस रकम को आपकी जानिब से गबरू के लिए इनाम समझूंगा। ये गबरू कौन है भाई? मैंने चौंक कर पूछा। ये मेरे शहज़ादे का नाम है। उसने तांगे में जुते हुए घोड़े की पीठ पर
धपकी देते हुए बताया। मैं इसे प्यार से गबरू कहता हूँ मलिक साहब। मैंने मुस्कुरा कर फ़िका कोचवान की तरफ सताइशी नज़र से देखा और एएसआई के साथ अपने कमरे में आ गया। दिन का बाकी हिस्सा मैंने अब तक की कारकर्दगी की रिपोर्ट तैयार करने में गुजारा। दूसरी सुबह मैंने वो ताज़ा तरीन रिपोर्ट अपने इलाके के एसपी को रवाना कर दी। मैंने इस रिपोर्ट में इलाका एसपी को मतला कर दिया था कि मज़ीद तफ्तीश के लिए मैं पहली फुर्सत में हवेली लखा जाने का इरादा रखता हूँ। इस रोज़ एएसआई सदाकत हुसैन छुट्टी पर था। वो अपनी बीवी को लेने अपने ससुराल चक 32 मौजा शेरगढ़ गया हुआ था। मैंने चंद नहायत ही अहम किस्म के काम निपटाए और एक दूसरे एएसआई फ़तह अली को अपने साथ लेकर हवेली लखा रवाना हो गया। थाने के मामलात मैंने सब इंस्पेक्टर नूर खान को अच्छी तरह समझा दिए थे। नूर खान पर मैं बहुत भरोसा करता था। वो समझदार और नहायत ही ज़िम्मेदार सब इंस्पेक्टर था। उसने कभी मुझे शिकायत का मौका नहीं दिया था। हवेली लखा ज़िला ओकाड़ा की हदूद में आता था, इसलिए मैंने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करने के बजाय बराह रास्त मुतलका थाने जाने का फ़ैसला किया। हवेली लखा का थाना इंचार्ज राय नवाज़ खरल मेरा दरीना वाकिफ़कार था। उसने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया और हमारी आमद की गर्ज़ ख़ायत दरियाफ़्त की। मैंने तफसीलन उसे सूरत हाल से आगाह किया। हवेली लखा के इंस्पेक्टर साहब इस बारे में कुछ जानते हैं या नहीं, या वो कोई सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात करते हैं, ये हमें मालूम होगा अगली किस्त में। तो इंतज़ार रहेगा अगली किस्त का, और तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। जहाँ रहे खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपकी बहुत नवाजिश होगी, बहुत मेहरबानी होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।